नमस्कार और इस जानकारी भरे सफर में स्वागत है। आज हम शरीर के एक ऐसे कह सकते हैं अदृश्य नायक के बारे में बात करने वाले हैं जिसके बिना हमारा मस्तिष्क और तंत्रिका तंत्र मतलब नर्वस सिस्टम ठीक से काम ही नहीं कर सकता। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड की, CSF जिसे कहते हैं। जी हमारे पास कुछ एजुकेशनल नोट्स हैं इस पर, और आज हम इन्हीं की मदद से समझेंगे कि भाई ये CSF है क्या चीज़, क्यों इतना ज़रूरी है और ये हमारे स्वास्थ्य के बारे में क्या क्या बता सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। वेलकम टू MLTFM एजुकेशन। यहाँ आपको मिलेगी मेडिकल लैबोरेटरी टेक्नोलॉजी की कंप्लीट नॉलेज, सिंपल और इजी वे में। चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। CSF या मस्तिष्क मेरु द्रव ये हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम के लिए एक लाइफलाइन जैसा है, समझिए। ये सिर्फ पानी नहीं है जैसा दिखता है, बहुत खास चीज है। अच्छा, तो सबसे पहले ये दिखता कैसा है? मतलब नोट्स कह रहे हैं एकदम साफ, रंगहीन, पारदर्शी, पानी जैसा। हाँ, अगर सब ठीक है तो बिल्कुल पानी जैसा। और ये होता कहाँ है? ये हमारे ब्रेन के अंदर कुछ खाली जगह हैं, वेंट्रिकल्स कहते हैं उन्हें, और स्पाइनल कॉर्ड के बीच की जो नलिका है उसमें बहता है। और इतना ही नहीं, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के ऊपर जो झिल्लियां होती हैं, मेनिंजेस, उनके बीच की जगह में भी सब एरेक्नॉइड स्पेस, मतलब चारों तरफ से घेरे रहता है। ये हमारे ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड को नहलाता रहता है। वाह! और ये बनता कैसे? मतलब क्या शरीर इसे लगातार बनाता रहता है? हाँ बिल्कुल, ये लगातार बनता है और फिर वापस एब्जॉर्ब भी होता रहता है। इसका मेन प्रोडक्शन नोट्स के हिसाब से ब्रेन के वेंट्रिकल्स में ही होता है। वहाँ खास सेल्स होते हैं, कोरॉइड प्लेक्सस। हाँ, और यहाँ एक इंटरेस्टिंग बात है, CSF बनता तो हमारे खून के प्लाज्मा से ही है, लेकिन ये सिर्फ छना हुआ प्लाज्मा नहीं है। अच्छा, वो कैसे? मतलब खून से अलग कैसे हो गया फिर? ये एक बहुत ही सिलेक्टिव प्रोसेस है, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन कहते हैं इसे। आप सोचिए कि खून एक बहुत बारीक, बहुत ही स्मार्ट छलनी से गुजर रहा है। ये छलनी सिर्फ कुछ खास मॉलिक्यूल्स को ही CSF में जाने देती है। बड़ी चीजें जैसे ज्यादातर प्रोटीन वो रुक जाते हैं। इसीलिए CSF की बनावट मतलब कंपोजिशन ब्लड प्लाज्मा से काफी अलग होती है, और यही चीज ब्लड ब्रेन बैरियर का हिस्सा है, एक प्रोटेक्टिव माहौल बनाती है ब्रेन के लिए। समझ गया। और शरीर में होता कितना है, मतलब हर समय? लगभग 150 मिलीलीटर अडल्ट्स में। ओके, 150 ml। तो ये तो हुई इसकी बनावट और लोकेशन, पर इसका काम क्या है? क्यों बनाता है शरीर इसे इतनी मेहनत से? इसके काम बहुत जरूरी हैं। सबसे पहला और शायद सबसे अहम है प्रोटेक्शन, सुरक्षा। कैसे? ये ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के लिए एक लिक्विड कुशन जैसा है। जैसे गद्दे पर कोई चीज रखी हो, उन्हें सहारा देता है, बचाता है। मतलब एक तरह का बायोलॉजिकल शॉक एब्जॉर्बर। अगर सिर पर हल्का झटका लगे तो? बिल्कुल सही, वही काम है, शॉक एब्जॉर्बर। अगर ये ना हो तो शायद हल्का सा सिर हिलने पर भी ब्रेन को चोट पहुंच सकती है। बाप रे। हाँ, लेकिन ये सिर्फ बॉडीगार्ड नहीं है, ये न्यूट्रिशन भी देता है और सफाई भी करता है। पोषण और सफाई दिमाग के अंदर? हाँ, ये नर्व सेल्स तक जरूरी न्यूट्रिएंट्स जैसे ग्लूकोज पहुंचाने में मदद करता है, और साथ ही सेल्स जो वेस्ट प्रोडक्ट्स बनाते हैं उन्हें वहां से हटाकर वापस खून में ले जाने का काम भी करता है। अरे वाह, मतलब डबल ड्यूटी, पोषण भी और कचरा मैनेजमेंट भी। हाँ, कह सकते हैं। और एक और जरूरी काम है, प्रेशर कंट्रोल। प्रेशर कंट्रोल मतलब दबाव? जी, हमारा ब्रेन एक बंद खोपड़ी के अंदर है ना, तो वहाँ एक सही प्रेशर बनाए रखना बहुत जरूरी होता है। CSF इस प्रेशर को, इंट्राक्रेनियल प्रेशर जिसे कहते हैं, उसको स्टेबल रखने में मदद करता है। अच्छा। ये प्रेशर अगर बहुत ज्यादा या कम हो जाए तो बहुत दिक्कत हो सकती है। और हाँ, ये ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड को नम भी रखता है, मॉइस्चर। तो मतलब सुरक्षा, शॉक एब्जॉर्प्शन, पोषण, वेस्ट हटाना, प्रेशर कंट्रोल और नमी बनाए रखना। बाप रे, कितने सारे काम हैं इसके। बिल्कुल, इन सब को मिलाकर देखें तो ये साफ है कि CSF हमारे नर्वस सिस्टम की हेल्थ के लिए कितना वाइटल है। जरा सी भी गड़बड़ी इसके बनने, बहने या एब्जॉर्ब होने में हो तो पूरा सिस्टम हिल सकता है। तो जाहिर है अगर ये इतना महत्वपूर्ण है तो डॉक्टर्स इसका इस्तेमाल बीमारियों का पता लगाने में भी करते होंगे। नोट्स में लिखा है CSF एनालिसिस कई कंडीशंस के डायग्नोसिस में हेल्प करता है। हाँ, बिल्कुल, CSF एनालिसिस एक तरह से कह सकते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम की हेल्थ की खिड़की है। डॉक्टर्स इसके जरिए अंदर की स्थिति का अंदाजा लगा सकते हैं। किन बीमारियों में खास तौर पे?
नोट्स बताते हैं कि ये मेनिंजाइटिस के लिए बहुत जरूरी है, मतलब ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड की झिल्लियों में इन्फेक्शन या सूजन। अच्छा, मेनिंजाइटिस। हाँ, चाहे वो बैक्टीरियल हो, वायरल हो या किसी और वजह से। इसके अलावा ब्रेन या स्पाइनल कॉर्ड के दूसरे इन्फेक्शंस, कुछ ऑटो इम्यून बीमारियां जिनमें सूजन होती है, जैसे मल्टीपल स्क्लेरोसिस और कभी-कभी ट्यूमर्स का पता लगाने में भी ये मदद करता है। लेकिन ये पता कैसे चलता है? मतलब सीएसएफ में ऐसा क्या बदल जाता है कि बीमारी पकड़ में आ जाती है? यहीं पर सीएसएफ की नॉर्मल वैल्यूज जानना काम आता है। किसी बीमारी में हो सकता है सीएसएफ का अपीयरेंस बदल जाए, जैसे वो क्लियर पानी जैसा ना रहकर धुंधला टर्बिड हो जाए। अच्छा। या फिर उसका केमिकल कॉम्पोजिशन बदल जाए, जैसे प्रोटीन की मात्रा बढ़ सकती है या ग्लूकोज कम हो सकता है या सेल्स की गिनती बढ़ सकती है। सेल्स मतलब कोशिकाएं। हाँ, वाइट ब्लड सेल्स। जैसे अगर सीएसएफ में न्यूट्रोफिल्स मिलते हैं जो नॉर्मली नहीं होने चाहिए, तो ये अक्सर बैक्टीरियल इन्फेक्शन का पक्का साइन होता है। ये सारे बदलाव ही डॉक्टर्स के लिए क्लू होते हैं। ये तो बहुत दिलचस्प है। लेकिन अब वो सवाल जिसका शायद कई लोग सोच रहे होंगे, शरीर के इतने अंदर से ये फ्लूइड निकालते कैसे हैं? प्रक्रिया का नाम है लंबर पंक्चर, एलपी। सुनने में ही थोड़ा डरावना लगता है। हाँ, नाम सुनकर थोड़ी चिंता हो सकती है, पर ये एक रूटीन और ज्यादातर सेफ प्रोसीजर है, बशर्ते इसे ठीक से और पूरी सावधानी से किया जाए। नोट्स में भी इस पर जोर दिया गया है कि ये किसी भी छोटी सर्जरी की तरह पूरी तरह से असेप्टिक कंडीशंस में होना चाहिए, मतलब इन्फेक्शन का कोई चांस ना हो। और इससे करता कौन है और कैसे? मतलब बहुत ज्यादा टेक्निकल हुए बिना अगर बताएं तो। जरूर, इसे कोई एक्सपीरियंस डॉक्टर या ट्रेन्ड नर्स करते हैं। पेशेंट को एक खास पोजीशन में लिटाया या बिठाया जाता है ताकि स्पाइन थोड़ी मुड़ी हुई हो। फिर पीठ के निचले हिस्से में कमर की हड्डियों के बीच की एक सेफ जगह चुनी जाती है, आमतौर पर L3, L4 या L4, L5 वर्टिब्रा के बीच। ये जगह इसलिए सेफ है क्योंकि वहाँ स्पाइनल कॉर्ड खत्म हो चुकी होती है अडल्ट्स में, तो कॉर्ड को चोट लगने का खतरा नहीं होता। ओके, ये जरूरी बात है। हाँ, फिर उस जगह को लोकल एनेस्थीसिया से सुन करके एक बहुत पतली सुई डाली जाती है, धीरे धीरे, जब तक वो सब अरेक्नॉइड स्पेस में ना पहुंच जाए जहां सीएसएफ है। और फिर सीएसएफ अपने आप बाहर आता है? मतलब खींचना नहीं पड़ता? नहीं, बिल्कुल नहीं। सुई सही जगह पहुंचते ही सीएसएफ धीरे धीरे ड्रॉप बाय ड्रॉप बाहर आने लगता है। उसे स्टेराइल ट्यूब्स में कलेक्ट कर लिया जाता है। कितनी ट्यूब्स में और कितना लेते हैं? आमतौर पर 6-7 ml सीएसएफ लेते हैं, जिसे 2 या 3 अलग अलग स्टेराइल ट्यूब्स में बांट दिया जाता है। हर ट्यूब अलग तरह की जांच के लिए होती है, जैसे एक केमिकल जांच के लिए, एक माइक्रोस्कोपिक जांच सेल्स वगैरह देखने के लिए, और एक बैक्टीरियोलॉजिकल जांच के लिए। ठीक है। और सैंपल लेने के बाद उसे लैब कब तक भेजना होता है? ये बहुत जरूरी है। नोट्स कहते हैं कि जांच 1 घंटे के अंदर शुरू हो जानी चाहिए। 1 घंटे में? क्यों? क्योंकि सीएसएफ में जो सेल्स या केमिकल्स होते हैं वो स्टेबल नहीं होते, समय के साथ बदल सकते हैं, खासकर सेल्स खत्म हो सकते हैं। तो सही रिजल्ट के लिए जल्दी जांचना जरूरी है। और एक और बात नोट्स में थी कि बैक्टीरियोलॉजिकल सैंपल को रेफ्रिजरेट नहीं करना चाहिए। हाँ, ये भी महत्वपूर्ण है। अगर बैक्टीरिया का शक है तो सैंपल को फ्रिज में रखने से कुछ नाजुक बैक्टीरिया मर सकते हैं या उनकी ग्रोथ रुक सकती है। इससे टेस्ट का रिजल्ट गलत आ सकता है। तो वो सैंपल रूम टेम्परेचर पर ही जल्दी से लैब पहुंचाया जाता है। समझ गया। तो अब बात करते हैं कि एक नॉर्मल हेल्दी सीएसएफ होता कैसा है, उसकी क्या पहचान है? नॉर्मल सीएसएफ की कुछ फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज होती हैं। फिजिकली, जैसा हमने कहा, एकदम क्लियर पानी जैसा, कलरलेस। अगर धुंधला या रंगीन हो तो वो किसी प्रॉब्लम का साइन है, जैसे धुंधलापन इन्फेक्शन या सेल्स बढ़ने से हो सकता है, पीलापन पुराने ब्लड या प्रोटीन बढ़ने से, और लाल रंग ताजे खून का संकेत देता है। ओके, और इसका पीएच और स्पेसिफिक ग्रेविटी? पीएच थोड़ा एल्कलाइन होता है, 7.3 से 7.4 के बीच, और स्पेसिफिक ग्रेविटी पानी के बहुत करीब, 1.004 से 1.007। ठीक है। और केमिकली खून से क्या फर्क है इसमें? फर्क काफी है। सबसे बड़ा फर्क है प्रोटीन का। सीएसएफ में प्रोटीन बहुत कम होता है, सिर्फ 15 से 45 मिलीग्राम प्रति डेसीलीटर mgdl, जबकि खून में ये ग्राम्स में होता है। ओह, इतना कम? हाँ, ये ब्लड ब्रेन बैरियर की वजह से है। ग्लूकोज भी होता है, पर खून के ग्लूकोज लेवल का करीब 60-70% ही, मतलब 40 से 80 mgdl के आसपास।
क्लोराइड थोड़ा ज्यादा होता है खून के मुकाबले। और क्या क्या देखते हैं इसमें? सोडियम, पोटेशियम, क्रिएटिनिन, यूरिक एसिड, कई चीजें हैं जिनकी नॉर्मल रेंज होती है। नोट्स में यूरिया की यूनिट जीडीएल लिखी है, वो शायद टाइपो है, एमजीडीएल होना चाहिए, पर हम वही बता रहे हैं जो लिखा है। इन सब की वैल्यूज एक सीमा में होनी चाहिए। और सेल्स आपने कहा था नॉर्मल में नहीं होते, ना के बराबर। कुछ लिम्फोसाइट्स हो सकते हैं, वो भी बहुत कम, 0 से 8 प्रति क्यूबिक मिलीमीटर। लेकिन सबसे जरूरी बात, नॉर्मल सीएसएफ में न्यूट्रोफिल्स बिल्कुल नहीं होने चाहिए, 0। न्यूट्रोफिल्स का मिलना मतलब गड़बड़। हाँ, लगभग हमेशा ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन की तरफ इशारा करता है। तो इन सारी नॉर्मल वैल्यूज का क्या मतलब है? मतलब डॉक्टर इनका क्या करते हैं? ये नॉर्मल वैल्यूज एक बेसलाइन है, एक पैमाना। जब किसी मरीज के सीएसएफ का टेस्ट होता है तो उसके रिजल्ट्स को इन नॉर्मल रेंज से कंपेयर किया जाता है। अच्छा। अगर कोई वैल्यू नॉर्मल से बहुत ज्यादा है या बहुत कम है, जैसे प्रोटीन बहुत हाई है या ग्लूकोज बहुत लो है या सेल्स बहुत बढ़ गए हैं, खासकर न्यूट्रोफिल्स आ गए हैं, तो ये किसी खास बीमारी का संकेत देता है। इससे डॉक्टर को डायग्नोसिस बनाने में और फिर सही इलाज तय करने में मदद मिलती है। नोट्स में जांच के 4 टाइप भी लिखे थे, फिजिकल, केमिकल, माइक्रोस्कोपिक और बैक्टीरियोलॉजिकल। संक्षेप में ये क्या है? ग्लूकोज, प्रोटीन वगैरह का लेवल नापना। माइक्रोस्कोपिक में माइक्रोस्कोप के नीचे सेल्स को गिनना और पहचानना। और बैक्टीरियोलॉजिकल में इन्फेक्शन करने वाले बैक्टीरिया या दूसरे जर्म्स को ढूंढना, कल्चर करना। ये सब मिलकर पूरी पिक्चर देते हैं। तो आज हमने सीएसएफ के बारे में वाकई काफी कुछ जाना। ये कैसे हमारे ब्रेन का गार्ड भी है और सप्लायर भी, कैसे लंबर पंक्चर से इसका सैंपल लेकर बीमारियों के राज खुलते हैं, और एक हेल्दी सीएसएफ कैसा दिखता और होता है। सच में हमारे शरीर का एक अद्भुत मगर अक्सर अनदेखा किया जाने वाला हिस्सा है ये। बिल्कुल। और चलते चलते एक बात सोचने के लिए, हमने कहा कि सीएसएफ खून से बनता है, पर उससे बहुत अलग होता है, खासकर प्रोटीन का इतना कम होना। ये अंतर हमें ब्लड ब्रेन बैरियर की इंजीनियरिंग पे सोचने को मजबूर करता है ना, कि कैसे हमारा शरीर ब्रेन के लिए एक इतना खास, इतना प्रोटेक्टेड माहौल तैयार करता है, जो बाहरी दुनिया के उतार चढ़ाव से और यहाँ तक कि शरीर के बाकी हिस्सों में हो रहे बदलावों से भी काफी हद तक सुरक्षित रहता है। ये दिखाता है कि प्रकृति ने हमारे सबसे कीमती अंग की सुरक्षा के लिए कितने कॉम्प्लेक्स इंतजाम किए हैं। बिल्कुल सही कहा। इसी विचार के साथ इस गहन चर्चा को यहीं समाप्त करते हैं।